विद्यार्थियों, आज के अध्ययन की शुरुआत हम एक प्रेरक कथन से करते हैं। भावों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है। यह सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है। पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही चमकता है। विद्यार्थियों, कथन से स्पष्ट है कि अगर चमको तो सूरज की तरह चमको, जो पूरी पृथ्वी को, पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को अकेला ही चलाता है। विद्यार्थियों, हम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम गुप्त साम्राज्य की स्थापना पर चर्चा करेंगे। गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। परिचय: गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में हुआ था। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का समय गुप्त काल के रूप में जाना जाता है। अब हम अपने अध्ययन को प्रश्न उत्तर के रूप में आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम 51 प्रश्न कर चुके हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न: गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर: श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है और इनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी माना जाता है। प्रश्न नंबर 53: श्री गुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? उत्तर: लगभग 280 ईस्वी में श्री गुप्त ने अपने पुत्र घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अगला प्रश्न: घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में कौन शासक बना? उत्तर: चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी माना जाता है। विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 55: चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? उत्तर: चंद्रगुप्त प्रथम ने उस समय की प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया। क्वेश्चन नंबर 56: गुप्त संवत किसने व कब चलाया? उत्तर: चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम एक महान शासक था और उसने अपने राज्यकाल में एक नए संवत की स्थापना की। प्रश्नों की कड़ी में अगला प्रश्न: चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? उत्तर: महाराजा धीराज। प्रश्न नंबर 58: चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना? उत्तर: चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका प्रतापी पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। क्वेश्चन नंबर 59: समुद्रगुप्त का शासनकाल की अवधि क्या है? उत्तर: समुद्रगुप्त के शासनकाल की अवधि 335 ईस्वी से 375 ईस्वी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 60: हरिसेन कौन था? उत्तर: समुद्रगुप्त का दरबारी कवि एवं महासंधि विग्रहक था। प्रश्न नंबर 61: प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? उत्तर: हरिसेन। अभी हमने हरिसेन के बारे में बात की थी। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और समुद्रगुप्त के चरित्र के बारे में हमें प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62: समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों की उद्घोषणा हेतु कौन सा यज्ञ करवाया? उत्तर: अश्वमेध यज्ञ करवाया। क्वेश्चन नंबर 63: प्रयाग प्रशस्ति की भाषा, लिपि व शैली बताइए। उत्तर: प्रयाग प्रशस्ति आलंकारिक संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि व चंपू शैली में रचित है। यहाँ विद्यार्थियों में आपको बता देना चाहता हूँ कि चंपू शैली से क्या तात्पर्य है। चंपू शैली से तात्पर्य है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का कुछ भाग गद्य में लिखा गया है और कुछ भाग पद्य में लिखा गया है। जब गद्य व पद्य दोनों में किसी लेख को लिखा जाता है तो उसे चंपू शैली कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न: प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व को किस प्रकार वर्णित किया गया है? उत्तर: प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज,
गायन व संगीत में दक्षता में गुरु तुम्बरु व नारद को लज्जित करने वाला, लाख गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का संरक्षक एवं धर्म की प्राचीर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? उत्तर, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को पराक्रम तथा विजय का स्रोत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 66, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रकार के सिक्के बनवाए, उनमें से अश्वमेघ प्रकार व वीणा बजाते सिक्कों में समुद्रगुप्त के संगीतज्ञ व विजयाकांक्षी जैसे व्यक्तिगत गुणों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 67, किस शासक ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? उत्तर, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 68, समुद्रगुप्त का प्रथम विजय अभियान कौन सा था? छात्रों, आपको मैं बता देता हूँ, समुद्रगुप्त ने लगभग समस्त भारत पर विजय अभियान के द्वारा विजय प्राप्त की थी। हमारा प्रश्न, समुद्रगुप्त का प्रथम विजय अभियान कौन सा था? उत्तर, समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त अर्थात गंगा यमुना के दोआब पर सैनिक अभियान किया। यह अभियान 2 चरणों में पूरा हुआ था। 9 राजाओं रुद्रदेव, मतील, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी एवं बलवर्मा को पराजित किया, जिन्हें राज प्रसभोधरण की नीति के तहत साम्राज्य में मिला लिया। राज प्रसभोधरण की नीति से तात्पर्य यह है, समुद्रगुप्त ने इन 9 राजाओं को प्रत्यक्ष अपने नियंत्रण में लेकर अपने अधीन कर लिया। प्रश्न नंबर 69, समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का परिचय दीजिए। उत्तर, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों, भारत के दक्षिण के भागों में समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों, जिनमें नाम है कौशल, महाकांतार, कोरल, कोट्टर, पिष्टपुर, एरनपल्ली, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पल्लक, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर आदि को पराजित किया, लेकिन उसने इन्हें ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत, अर्थात इस ग्रहण मोक्षानुग्रह का मैं आपको परिचय दे रहा हूं। ग्रहण से तात्पर्य है शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष से तात्पर्य है शत्रु को मुक्त कर देना, और अनुग्रह से तात्पर्य है राज्य को लौटाना। तो विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत विजित प्रांतों को पुनः राजाओं को लौटा दिया। वह जानता था कि इन दूरस्थ भागों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण संभव नहीं है, इसलिए उनसे कर आदि लेकर उसने अपने राज्य व प्रभाव का विस्तार किया। प्रश्न नंबर 70, समुद्रगुप्त द्वारा आटविकों व सीमांत प्रदेशों के साथ कैसा व्यवहार किया गया? उत्तर, समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के आटविकों को परास्त किया, उन्हें अपना भृत्य, भृत्य से तात्पर्य दास, उन्हें अपना भृत्य बना दिया। सीमांत प्रदेशों, जिनमें उत्तर पूर्व भारत के समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कृतपुर व पश्चिमी भारत के 9 गणतंत्र राज्य, जिनमें आभीर, अर्जुनायन, मालव, योद्धेय, मद्रक, प्रार्जुन, संकानिक, काक व खरपरिक मुख्य थे। इन राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने सर्वदाना आज्ञाकरण प्राणायाम नीति का अवलंबन किया। इस नीति के तहत सभी राज्यों से दान आदि ग्रहण करके और उनको अपनी आज्ञा मनवाकर उसने उनको पुनः राज्य प्रदान कर दिए। क्वेश्चन नंबर 71, विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने कैसा व्यवहार किया? उत्तर, विदेशी राज्यों में मुख्य हैं देवपुत्र, शाही शाहानुशाही, शक, मुरुंड तथा सिंहल आदि शासकों ने समुद्रगुप्त से भयभीत होकर
उससे मैत्री याचना की। इनके साथ समुद्रगुप्त ने आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्मदंकित, स्व-विषय, भुक्ति, शासन, याचना की नीति का अवलंबन किया। इससे यह तात्पर्य है कि इन सभी विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त से भयभीत होकर मैत्री की याचना करके अपनी पुत्रियों का विवाह किया। समुद्रगुप्त का जो ध्वज है उसको अपने ध्वज के रूप में अंगीकार किया। समुद्रगुप्त को अपना सम्राट स्वीकार किया और अपने राज्य का संचालन किया। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? उत्तर, स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्वेश्चन नंबर 73, समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? उत्तर, समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य का शासक बना और चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन अवधि 375 ईस्वी से 412 ईस्वी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। क्वेश्चन नंबर 75, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किस नगर को बनाया? उत्तर, उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 76, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। छात्रों, प्रश्नों की कड़ी में अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास व अमर सिंह किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 78, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के कब जारी किए? उत्तर, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया तो उसने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। क्वेश्चन नंबर 79, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त शासक कौन बना? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 412 ईस्वी से 455 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। क्वेश्चन नंबर 80, बयाना मुद्रा भंडार से कुमारगुप्त की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? उत्तर, 623 मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 81, हवेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त का नाम बताइए। उत्तर, शक्रादित्य। क्वेश्चन नंबर 82, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? उत्तर, कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 83, कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात कौन शासक बना? उत्तर, कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का शासक बना और इसके शासन की अवधि 455 ईस्वी से 467 ईस्वी मानी जाती है। विद्यार्थियों, हम गुप्त साम्राज्य के संस्थापकों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 84, स्कंदगुप्त द्वारा हुनों को पराजित किया गया, यह उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? उत्तर, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से व जूनागढ़ अभिलेख तथा चंद्रगुप्त परिप्रच्छा से हुन आक्रमण का एवं स्कंदगुप्त के द्वारा उनको पराजित करने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 85, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? उत्तर, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त द्वारा जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। क्वेश्चन नंबर 86, सुदर्शन झील का स्कंदगुप्त के समय पुनर्निर्माण किसने कराया? उत्तर, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। इसका पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने कराया। विद्यार्थियों, हमने गुप्त साम्राज्य के प्रमुख संस्थापकों के बारे में आज अध्ययन किया है। अगले अध्ययन में गुप्त साम्राज्य की कला, साहित्य व संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन के पढ़े गए प्रश्नोत्तर का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्राप्त होगा, उसे आप अवश्य करें और अपने अध्ययन की जांच करें। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।